हेलो दोस्तों, मैं मनीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मनीत कुमार क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी परिचित हैं कि कोविड-19 के कारण हमारा देश लॉकडाउन में चल रहा है, जिसके कारण सभी स्कूल कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और इससे शिक्षण कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैनल पर आपको कक्षा 9 व कक्षा 10 के लिए गणित की कक्षाएं उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी माध्यम में कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल पर दोस्तों आपको कक्षा 9 और कक्षा 10 का गणित चैप्टर वाइज मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे कक्षा 9 का गणित, जिसका पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 1। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये हमारा इसका पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों इस चैप्टर का कुछ बेसिक। सबसे पहला जो हमारा इसमें पॉइंट आता है वो है संख्या। क्या होती है संख्या? संख्या वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को गिन सकते हैं या किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं। वह माध्यम कहलाता है हमारा संख्या, या गिनती ही संख्या कहलाती है। लिख सकते हैं हम किसी वस्तु की गिनती को संख्या कहते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारी संख्या की परिभाषा। क्या होती है संख्या? किसी वस्तु की गिनती को संख्या कहते हैं। मान लीजिए ये हमने कोई डंडे खींच दिए, अब हमसे बोले कि ये कितने डंडे हैं, तो हम इन्हें गिनेंगे 1 2 3 4 5। ये जो हमारे पास आया 5, इसी को हम कहते हैं संख्या। अब दोस्तों अगला पॉइंट हमारे पास इसमें आता है संख्या का। संख्या कितने प्रकार की होती है? बने रहिए दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों हम देखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार। अब देखिए संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 12 प्रकार की। अब हम इसमें देखेंगे 12 प्रकार कौन कौन से होते हैं और जो आपके सिलेबस से बहुत महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिए, उन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो हमारे पास संख्या आती है वो आता है प्राकृतिक संख्याएं। आप सभी परिचित होंगे प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं, इसे हम दोस्तों प्राकृत संख्या भी बोल देते हैं। अगर आपको कहीं पे प्राकृत संख्या लिखा मिले तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरी जो संख्या, चलिए हम पहले इसी की बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं दोस्तों? जो संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी संख्याएं जो हैं अनंत तक चली जाती हैं। इनका कहीं भी कोई अंत नहीं होता है। 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये तो हो गई दोस्तों हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं की बात। अगला जो हमारे पास प्रकार आता है वो होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों? पूर्ण संख्याएं, अगर हम
प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 को लगा दें तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है और ये भी हमारी अनंत तक जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात है छोटी सी, हमारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अगर हम यहाँ से 0 को हटा दें तो ये हमारे प्राकृतिक संख्या दिख रही हैं। यही एक छोटा सा अंतर होता है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए इसका अगला प्रकार देख लेते हैं। संख्या 12 प्रकार की होती है, लिख लीजिएगा। अगला जो टाइप आता है दोस्तों हमारे पास नंबर 3 पे, वो होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों? सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, इसी तरह दोस्तों ये भी अनंत तक जाती है। देखिए अगर हम बात करें 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, तो ये जो है सभी संख्याएं हमारी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगी। मान लीजिए हमें 4 को विभाजित करना है 2 से, तो क्या करते हैं? 2 से भाग, 2 दूनी 4। अर्थात जब हम इन सभी संख्याओं सम संख्याओं को 2 से भाग करते हैं तो हमें शेषफल 0 बचता है। यही होती है हमारी सम संख्याएं। अब दोस्तों अगला जो हमारे पास इसका प्रकार आता है वो होता है विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं? नंबर 4, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, इसके उदाहरण की, तो ये संख्याएं हो जाएंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये भी दोस्तों इसी तरह हमारी अनंत तक चली जाएंगी। अब अगर हम इस संख्या में से कोई भी संख्या उठा लें, मान लीजिए हमने 5 को उठा लिया, ठीक है। जब हम इस 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहां पे हमें शेष में क्या बच रहा है? 1। यहां पे कोई संख्या नहीं है जिसको हम यहां पे लेके इसको एक और बार भाग दे दें। अर्थात दोस्तों ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग करते हैं और शेष फल में कुछ बच जाए तो ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं विषम संख्याएं। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं को 2 से हम भाग करते हैं और उनके शेष फल कुछ बच जाए, अर्थात जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है, वो कहलाती है हमारी विषम संख्याएं। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अपने जो नोट्स, क्लास नोट्स बनाते हैं आप, उसी प्रकार से आप इसके लिए भी एक नोट्स बना लें। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास नंबर 5 पे आता है पूर्णांक संख्याएं। क्या होता है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं? पूर्णांक संख्या जो होती है वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि दशमलव में नहीं होती हैं, अर्थात अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू होती हैं। जैसे 1, 2, 3, ये संख्याएं हमारी माइनस में भी हो सकती हैं और 0 भी हो सकती है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक
ऋणात्मक और शून्य तीनों ही रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं कहलाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो लिख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य रूप में व्यक्त कर सकें या लिख सकें। वो सभी कहलाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। अगर हम बात करें पूर्णांक संख्याओं की तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 999, 0, माइनस का 1000, माइनस का 1, माइनस का 3, कोई भी संख्या दुनिया की जो अपने आप में एक कंप्लीट वैल्यू है, पूर्ण संख्या है, वो कहलाती है हमारी पूर्णांक। दोस्तों सभी पूर्ण संख्याएं और सभी प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं, चाहे वो धनात्मक रूप में हो या ऋणात्मक रूप में हो। ये हो जाती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए इसका देख लेते हैं अब अगला टाइप। अगली जो संख्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं। नंबर 6 पे आती हैं भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है दोस्तों भाज्य संख्याएं? अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए कहलाती है भाज्य संख्याएं। अगर हम दोस्तों बात करें इसके उदाहरण की तो देख लीजिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि। ये भी दोस्तों हमारी अनंत तक चली जाती। अगर हम बात करें किसी भी संख्या की इनमें से तो ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे 4 की तो 4 के हम क्या क्या गुणनखंड कर सकते हैं? 1, 2 और 4। ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 को पूरी तरह से काट देंगी। अगर हम बात करें 1 की तो 1 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। बात करें 2 की तो 2 भी 4 को 2 बार काट देगा। और अगर बात करें 4 की तो 4 भी 4 को 1 बार काट देगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें 6 की 1, 2, 3 और 6,
ये चारों संख्याएं 6 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देंगी। अर्थात किसी संख्या को भाज्य संख्या होने के लिए कम से कम उसके 3 अभाज्य गुणनखंड होने अनिवार्य हैं। अब दोस्तों अगला जो आता है हमारे पास नंबर 7 पे, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। देख लेते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं होंगी दोस्तों? अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये इसी तरह दोस्तों चलती चली जाएंगी। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि यहां पे हमने एक को क्यों नहीं लिया। एक हमने दोस्तों इसलिए नहीं लिया है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम 2 गुणनखंड होने अनिवार्य हैं। अगर हम बात करें एक के अभाज्य गुणनखंड की तो इसका एकमात्र अभाज्य गुणनखंड है 1, इसीलिए हमने 1 को अभाज्य संख्या में नहीं लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें 2 की तो 2 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1,2, 1 इसको पूरी तरह काट देगा और 2 भी इसको पूरी तरह काट देगा। लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 को पूर्ण रूप से विभाजित कर सके। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने संख्या उठा ली 13, तो 13 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड 1 और 13। इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जिससे 13 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी जिनके जो कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वो कहलाती है हमारी अभाज्य संख्याएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ रही है। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है, कहीं पे आपका डाउट रह जाता है, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगला जो दोस्तों हमारे पास 8वां प्रकार आता है, वो आता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं। अगर हम बात करें सह अभाज्य संख्याओं की, तो ये 2 संख्याओं का युग्म होता है या 3 संख्याओं का ऐसा युग्म होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन ना आए। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ न हो। क्या है दोस्तों डेफिनेशन? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी दोस्तों? मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 3,5, 7,9, 10,11। इन सभी संख्याओं में दोस्तों अगर हम बात करें 3, 5 की, तो इन दोनों में एक के अतिरिक्त कुछ भी संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। इसी प्रकार 7, 9 में कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। सेम केस दोस्तों 10 और 11 में है, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इन दोनों को पूर्णतः
काट दे एक के अतिरिक्त, तो ये हो जाती हैं दोस्तों हमारी सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए देख लेते हैं दोस्तों अपना अगला प्रकार नंबर 9। नंबर 9 पे आता है दोस्तों हमारे पास परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है दोस्तों? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश व हर या अंश बटे हर के रूप में व्यक्त कर सके। अंश बटे हर कह लीजिए या P बटे Q कह लीजिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकें या अंश बटे हर के रूप में लिख सकें, ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक कंडीशन है जहां P व Q पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और हर शून्य नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकें एवं जहां पे P और Q एक पूर्णांक संख्या हो और हर शून्य ना हो। जैसे अगर हम बात करें P बटे Q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? अंश बटे हर के रूप में 1/2, ये हमारी एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे इसे हमने अंश बटे हर के रूप में भी लिखा है और यहाँ पे हर में 0 भी नहीं है और ये दोनों पूर्णांक है, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर दोस्तों बात करें अगली संख्या, मान लीजिए -2/5 लिखा है, ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। चिन्ह माइनस का है प्लस का है कोई मैटर नहीं करता है, बस हर में 0 नहीं होना चाहिए और संख्या हमारी अंश बटे हर के रूप में लिखी होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों कोई संख्या है 4, क्या ये परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी। 4/1 अगर हम लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? किसी संख्या को अगर हम बटे में 1 लिख दें तो उससे संख्या के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और यहाँ पे हमें Q बराबर 0 भी नहीं दिख रहा है, अर्थात ये भी हमारा परिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों अगली जो हमारे पास आता है, अगला जो प्रकार आता है 10 नंबर पे, वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। कौन सी होती हैं दोस्तों अपरिमेय संख्याएं? देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम अंश बटे हर या P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। वो सभी कहलाती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? उदाहरण में देख लेते हैं। मान लीजिए √2, √3। अब अगर दोस्तों यहां पे हम लिख दें √4, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणा 2 लिख सकते हैं। जब हम अंडर को हटाते हैं तो जोड़े में से 1 को बाहर ले लेते हैं। √4 का मतलब होता है 2 और अगर हम इसके बटे में 1 लिखते हैं तो इसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये संख्या हमारी अपरिमेय संख्या नहीं होगी।
बात करें अंडर रूट 5 की, बिल्कुल होगी। एक और बात दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या में रखा जाता है पाई को, ये आप याद रखिएगा कि पाई को भी हम अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई। इनमें से कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो ये सभी हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अब 11वें नंबर पे देखते हैं कौन सी संख्या आती है दोस्तों। नंबर 11 पे आती है दोस्तों काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा एक निश्चित संख्या होता है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है दोस्तों काल्पनिक संख्या? ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन संख्याओं के प्रकार में आती है, 12 प्रकार में, इसलिए मैं आपको इसको यहां पे बता रहा हूं। तो दोस्तों काल्पनिक संख्या की अगर बात करें हम उदाहरण की, तो हम कई बार फिजिक्स में पढ़ते हैं i² बराबर 1, इसका मान फिक्स है। i² बराबर 1 होता है, इसका मान हमेशा 1 ही रहेगा। ऐसी संख्याएं दोस्तों में फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज में आती हैं। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो होंगी हमारी काल्पनिक संख्याएं। अब दोस्तों 12वें नंबर पे जो आता है वो होती है वास्तविक संख्याएं। देख लेते हैं दोस्तों कौन सी होती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होती हैं दोस्तों ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के योग से प्राप्त होती हैं। ये होती हैं दोस्तों हमारी वास्तविक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के रूप अपरिमेय संख्या के योग से प्राप्त होती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके उदाहरण की, तो देख लीजिए क्या बोला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग। क्या हो जाएगा, कोई एक परिमेय संख्या मान लीजिए 1/2 प्लस अपरिमेय संख्या मान लीजिए √2। ये हमारी एक वास्तविक संख्या है, इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अर्थात अगर आपको इसे समझना है तो इधर देख लीजिए एक बार। चलिए मान लीजिए दोस्तों ये हमारे पास कोई एक संख्या रेखा है, बीच में 0 होता है, दाईं साइड में धनात्मक वैल्यू और बाईं साइड में ऋणात्मक वैल्यू। क्लियर? यहां हो जाएगा 1 2 -1 और -2। अब दोस्तों मान लीजिए हमें 0 से 1 तक जाना है, तो क्या 0 से 1 तक के बीच में जो खाली जगह है यहां पर कोई संख्याएं नहीं होंगी? 0 से 1 तक के बीच में हमारे पास असीमित संख्याएं होती हैं। जैसे
1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये आदि संख्याएं जो है हमारी इसी के बीच में आ जाएंगी। और दोस्तों ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं और इसी के बीच में कहीं ना कहीं हमारा √2, √3 इस तरह की संख्याएं भी जरूर आएंगी। तो बेसिकली 0 से 1 के बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सारी संख्याएं हमारी होंगी। उस 0 से 1 तक का जो हमारा यहाँ पे सफर होगा वो सारा का सारा जो है हमारा वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अर्थात 0 से 1 तक में हमारे पास परिमेय संख्या भी आई है, अपरिमेय संख्या भी है। इन सभी संख्याओं के मेल को कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। चलिए दोस्तों, ये दोस्तों मैंने आपको संख्या के 12 प्रकार बता दिए हैं। आई होप आपको ये सारी संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पॉइंट है दोस्तों इसमें हमारा संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है दोस्तों? संख्या रेखा एक ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा कहलाती है। इसके मध्य में एक पॉइंट होता है जिसे हम 0 मानते हैं और इसकी दाईं ओर 0 के दाईं तरफ प्लस की वैल्यू अर्थात धनात्मक और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक वैल्यू हम लिखते हैं, माइनस के जितनी भी संख्याएं होंगी। मान लीजिए संख्या रेखा पर 1, 2, माइनस का 1 और माइनस का 2। बेसिकली दोस्तों अगर संख्या रेखा की बात करी जाए तो एक ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा पर मध्य में एक बिंदु होता है शून्य। शून्य के दाईं तरफ हम धनात्मक संख्याओं को लेते हैं और शून्य के बाईं तरफ हम ऋणात्मक संख्याओं को लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा संख्या रेखा। अब मान लीजिए संख्या रेखा पे हमें किसी संख्या को प्रदर्शित करना है। मान लीजिए वो संख्या है दोस्तों हमारे पास 1/3। ये एक संख्या हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करनी है। प्लस की वैल्यू है तो 0 के दाईं तरफ जाएगी। अब दोस्तों 1/3 जो है हमारा कहां पे होगा, इसका पता लगाने के लिए हम जितने हमारे हर में संख्या लिखी होती है 3, अर्थात यहां 1, 2 और एक ये 3, इतने पॉइंट हम यहां पे लिख लेते हैं। 1, 2 और एक ये पॉइंट हमारा 3। अब बटे में 3 है तो ये हो जाएगा 1/3। अगला पॉइंट 2/3, इससे अगला पॉइंट हो जाएगा 3/3। जब हम 3/3 लिखेंगे, 3 से 3 को काटेंगे तो मिलेगा 1। इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। हमसे पूछा है 1/3, तो ये वाला जो पॉइंट होगा दोस्तों, ये 0 से 1 के बीच में जो पहला पॉइंट है, ये हो जाएगा हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित। इस बिंदु को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे P दे दिया इसको। तो इस तरह हम जो है संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए अब दोस्तों ये हो गई हमारी संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करने की बात। एक संख्या हम ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमें संख्या रेखा पर माइनस के 5/3 दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे 5/3 को संख्या रेखा पर? ये एक संख्या रेखा हमने ले ली, इसके बीच में 0, दाईं तरफ प्लस की वैल्यू और बाईं तरफ माइनस की वैल्यू। नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3, ये जहां तक आपको आंकड़ों की जरूरत पड़े आप नंबरिंग कर सकते हैं। माइनस का 1, माइनस का 2 और यहां पे माइनस का 3। अब दोस्तों हमसे बात करिए यहां पे माइनस की, तो 0 के बाईं तरफ की बात करेंगे। अब दोस्तों हमें यहां पे दिया है 5/3। कैसे पता लगाएंगे? जो संख्या हमारी हर में होती है उतने ही हम 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, मतलब एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक के बीच में हम 3 पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, 1, 2 और एक ये हो गया हमारे पास 3। इसी प्रकार 1,
2 और एक की पॉइंट ये 3। इसी प्रकार 1 2 और अगला पॉइंट 3। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, नंबरिंग कर देंगे। कैसे करते हैं नंबरिंग? बटे में 3 है तो हो जाएगा 1 से नंबरिंग करेंगे 1/3 माइनस का, अगला पॉइंट हो जाएगा माइनस का 2/3। इससे अगला पॉइंट होगा दोस्तों माइनस के 3/3। जब हम 3 से 3 को काटेंगे तो हमें मिलेगा 1, चिन्ह माइनस का है तो माइनस का चिन्ह भी साथ में आ जाएगा। अब दोस्तों 3/3 को हम 1 लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 4/3 माइनस का, इससे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 5/3। यही हमसे दोस्तों बात की है, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे इस बिंदु को P ले लीजिए और ये हो जाएगा माइनस के 5/3। इस तरह हम किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों 9654384745। अगर आपको कहीं पे समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या को जरूर हल करूंगा दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास इस चैप्टर का 2 संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a+b/2, या इसे हम लिख सकते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। यहां पे दोस्तों a का मतलब पहली संख्या है, b का मतलब दूसरी संख्या और बटे में 2। ये हमारी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने का सूत्र है। ये आप याद कर सकते हैं। इसकी दोस्तों दो विधि होती है दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने की। मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, जो भी आपको अच्छी लगे आप उससे संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मान लीजिए हमारे पास कोई संख्याएं हैं। मान लीजिए हमें 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे दोस्तों 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात? पहली संख्या 1 प्लस दूसरी संख्या और बटे में 2। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2। ये संख्या हमारी जो है 1 और 2 के बीच में होगी। किस तरह से पुष्टि करते हैं दोस्तों, जांच कैसे करते हैं? मान लीजिए 1 प्लस या 1 3/2 और 2। हमें पता लगाना है कि क्या ये संख्या इन दोनों के बीच में आएगी अथवा नहीं। दोस्तों मान लीजिए 1 के बट्टे में 1 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 के बट्टे में भी 1 लिख दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन तीनों संख्याओं का जितनी भी हर में दिख रही 2 1 1, इन सबका ले लेंगे हम एलसीएम। कितना आ जाएगा? 2। ठीक। अब जब हम 1 से 2 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 दूनी 2, मतलब 2 बार जा रहा है। और 2 एकम 2, कोमा 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये कितना एक बार जा रहा है और 1 तिया 3। इसी प्रकार दोस्तों 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमें यहां से मिला। इसे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे 2/2, 3/2 और यहां से 4/2। ठीक है दोस्तों,
अब इन तीनों संख्याओं के हमें आधार जो है समान दिख रहे हैं, इन तीनों संख्याओं के हमें हर जो है समान दिख रहे हैं, तो हर को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं और देख लीजिए ऊपर जो संख्या हमारी बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी और जो बीच में है वो बीच की होगी। अब दोस्तों इसकी जगह हमने ये लिखा था अर्थात 3/2 हमारी इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। अब दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए हमसे पूछा है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। दोस्तों दो संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, हम इसे ज्ञात नहीं कर सकते कि हम किन्हीं भी संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी ये हम बता नहीं सकते। मान लीजिए हमसे 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं पूछी हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमसे जितनी संख्याएं पूछी हैं, मान लीजिए हमसे 5 संख्याएं पूछी है, जितनी संख्याएं पूछी हैं उसमें 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा अब 6। अब हम 6 को आधार में लिख के एक ऐसी संख्या ऊपर लिखेंगे जिसका मान हमें 1 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी दोस्तों 6। अगर हम 6/6 लिखेंगे तभी तो हमें 1 मिलेगा। अब अगर हम बात करें 2 की, तो 2 कैसे प्राप्त होगा हमें 12/6। 6 से 12 घटेगा 2 बार तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 से 6 घटेगा 1 बार तो 1 प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो हमें दोस्तों जितनी संख्याएं हमसे पूछी हैं, 5 संख्याएं हमसे पूछी है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, बटे में 5 हो जाए, कितना होगा 6। जितना उसका योग हो जाए उसे रखेंगे बटे में, और फिर हम ऐसी संख्या ऊपर लिखते हैं जिससे कि हमारा उस संख्या का मान 1 हो जाए। तो ये हो जाएगा 6/6। यहां पे हो जाएगा दोस्तों हमारा 12/6। 12/6 का मान 2 होता है और 6/6 का मान 1। अब इनके बीच की संख्या हमसे पूछी है 5, तो क्या क्या हो जाएंगी दोस्तों 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये सारी की सारी जो संख्याएं हमारी ये होंगी, पांचों संख्याएं हमारी 1 और 2 के बीच में। सबसे पहले जितनी संख्याएं हमसे पूछी हैं उसमें 1 जोड़िए, जो हमें मिलता है उसको हम बटे में लिखेंगे, हर में लिखेंगे, और बाद में दोस्तों ऐसी संख्या को हम लेते हैं, ऊपर हम अंश में ऐसी संख्या को लिखेंगे जिससे हमें दी गई संख्या का मान प्राप्त हो जाए। हमें संख्या दी थी 1, तो हमने 6/6, मान इसका 1 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों 12/6 का मान 2 हो गया, और बाद में इसको हमने एक सीरीज लिख दी। ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं हमारी परिमेय संख्या होंगी 1 और 2 के बीच में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों यही था अभी तक इस प्रश्नावली का हमारा इसका बेसिक। अब हम हल करेंगे प्रश्नावली। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा वो इस प्रश्नावली का बेसिक था। अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर की प्रश्नावली को। प्रश्नावली है 1.1। प्रश्नावली 1.1 को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बताइए दोस्तों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जो भी आपका आंसर है, अगर है या नहीं है, जो भी आपको इसका आंसर लग रहा है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। चलिए अब हम बता देते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल शून्य परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शून्य को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे Q बराबर 0 भी नहीं है। देखिए मान लीजिए हमसे बोला ये 0 एक परिमेय संख्या है।
अगर हम 0 के बटे में 1 लिख दें तो क्या इससे 0 के मान पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। किसी भी संख्या के बटे में जब हम 1 लिख देते हैं तो उस संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं P और Q, यहाँ पे दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 भी नहीं है, इसीलिए 0 हमारी एक पूर्णांक संख्या होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। अब देख लेते हैं हम अपने अगले सवाल को। अगला सवाल क्या है? आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया, आप वहां पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है दूसरा नंबर, संख्या 3/4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखिए। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अब सवाल पे आ जाते हैं अपने। सवाल कह रहा है कि संख्या 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हमें दी गई संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पूछी हो तो हम उसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं। दोस्तों एक तो हमारे पास तरीका था a + b/2 करके हम बीच की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब हमसे किसी एक 3/4 के बीच की एक संख्या की बात अगर ये हमसे करता तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते, लेकिन इसने बात करी है दोस्तों यहाँ पे 6 परिमेय संख्याओं की। उस केस में हम इस फॉर्मूले से भी आंसर तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाता है, इसीलिए हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों दूसरे तरीके से। सबसे पहले 6 संख्याओं की इसने हमसे बात की है, तो जितनी संख्या हमसे पूछता है उस संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, और जो उसका हमें योग मिलता है उसको हम दी गई उसको हम जो है हर के रूप में लिख लेते हैं। अब दोस्तों ये हो गया हमारे पास एक संख्या, और अगली संख्या हमसे पूछी है 3 और 4 के बीच में 6 संख्याएं। सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, हर में लिखना होता है हमें जितनी संख्या पूछी है उससे अगली संख्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब दोस्तों यहाँ पे अंश में हमें ऐसी संख्या लिखनी है जिसे 7 से काटे तो 3 मिल जाए। अब ऐसी संख्या हम कैसे पता लगाएंगे? देखिए यहाँ पे बात चल रही है 3 और 4 के बीच की। जब हमें ऊपर वाली अंश वाली संख्या कैसे लिखते हैं? 3 की जगह हम 3 से हम 7 को करा देंगे गुणा, तो कितना हो जाए 7 तिया 21, तो ऊपर आ जाएगा दोस्तों 21। इसी प्रकार दोस्तों जब हम 7 की गुणा 4 के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28। अब जब हम 7 से 28 को काटेंगे तो 4 बार कटेगा, और जब 7 से 21 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा। इन चीजों का मान दोस्तों अगर हम देखें 21/7 को तो हमें 3 मिल रहा है, और जब हम 28/7 लिख रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, मतलब ये 3 और ये 4। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हमसे पूछा है इनके बीच की 6 परिमेय संख्या। 21/7, अगली संख्या हो जाएगी हमारे पास 22/7, 23/7, 24/7, अगली संख्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 25/7, और ये हो जाएगी 26/7, और यहां पे आ जाएगा दोस्तों 27/7। अब ये जो दोस्तों हमारे पास संख्याएं आई हैं 6, ये 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या में ज्ञात हो गई हैं। 1 2 3 4 5 6। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार इसको हम फॉर्मूले से भी करके देख सकते हैं। चलिए फॉर्मूले से किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला था दोस्तों हमारे पास a + b/2। a का मान हमारे पास होता पहली संख्या और b का मान होता दूसरी संख्या। क्या है a का मान?
3 प्लस बी का मान 4 बटे 2, कितना हो गया दोस्तों? 4 और 3 7 बटे 2। क्लियर? अब इस 7 बटे 2 जो हमारे पास संख्या आई है, ये आई है हमारे पास 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अब हमें संख्याएं बतानी है 6। तो ये संख्या जो होगी दोस्तों हमारी 3 से बड़ी होगी और 4 से छोटी होगी। अब अगर हम दूसरी संख्या ज्ञात करें तो हम 3 और 7 बटे 2 के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 3 प्लस दूसरी संख्या अब हो जाएगी दोस्तों हमारे पास 7 बटे 2। कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 7 13 बटे 2। ये दोस्तों हमारे पास दूसरी संख्या आ गई जो इसके बीच में है। तीसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच की संख्या निकाल दीजिए। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, तो क्या आ जाएगा? 7 बटे 2 प्लस 13 बटे 2 और पूरे के बटे ये वाला 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 13 और 7 कितना हो जाएगा? चलिए मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूं। 7 बटे 2 और 13 बटे 2 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2। यहां पे ऊपर आ जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा 13 और बटे में पूरा 2, ये वाला। तो कितना हो जाएगा? 13 और 7 20 बटे 2। इसके नीचे 1 लिख के जब हम इसको गुणा में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 बटे 4। 20 बटे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पंजे 20 यानी कि 5। तीसरी संख्या हमारे पास 5 आ गई। इसी प्रकार दोस्तों अब हम इन दोनों के बीच की संख्या निकाल सकते हैं। इस तरह हमें 6 संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों एक संख्या से दूसरी संख्या के बीच हम ये नहीं कह सकते कि इन संख्याओं के बीच में केवल इतनी संख्या होंगी, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। इनके बीच में बहुत सारी जो है हमारी परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो जाती हैं। अगर आपसे एक संख्या की बात कर रहा है तो आप यूज कीजिएगा a प्लस बी बटे 2 का, और जब आपसे एक से ज्यादा की बात करें तो आप सिंपल जितनी आपसे संख्याएं पूछी हैं उसमें एक जोड़िए और उसको लिखिएगा हर के रूप में। चलिए अब बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है दोस्तों हमारे पास 3 और ये करा चुका हूं आपको। 3 बटे 5 में 4 बटे 5 के बीच में 3 बटे 5 व 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। किस प्रकार करेंगे? पहली संख्या हमारे पास है 3 बटे 5। दूसरी संख्या है दोस्तों हमारे पास 4 बटे 5। ठीक है, 3 बटे 5 4 बटे 5 ये हमें दिख रहा है। तो अगली संख्या दोस्तों हमारे पास 3 से अगली संख्या दोनों के हमें हर समान दिख रहे हैं। पहले हम हर समान करते थे दोनों के संख्या लेके, 5 में 1 जोड़ा 6 हो गया। ठीक है, अगर हम उस तरह से करें तब भी हमें सॉर्ट आउट करके यही दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। अब दोस्तों में 3 से 4 के बीच जाना है। 3 से अगली संख्या 4 होती है, तो हम इसे अगर हम इसे 10 से गुणा और 10 से भाग करा दें तो क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा? 10 से 10 कट जाएगा 1, और किसी संख्या में 1 से गुणा कराते तो उसके मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार दोस्तों 10 से इधर गुणा और 10 से भाग। अब ये जो संख्याएं हमें मिल जा रही हैं ये हो जाएंगी 30 बटे 50। उधर हो जाएगा दोस्तों 40 बटे 50। 30 बटे 50 कहूं या 3 बटे 5, बात बराबर ही होती है दोस्तों। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है दोस्तों 30 से 40 तक जाना है। अब हम यहां से संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 31 बटे 50, 32 बटे 50, 33 बटे 50। अब यहां पे दोस्तों जरूरी नहीं है आप यहां पे 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये करें। आपसे 5 संख्याएं पूछिए, ये नहीं कहा कि क्रमागत 5 संख्याएं बताइए। आप कोई सी भी 5 संख्याएं बता दीजिए। बता सकते हैं आप 37 बटे 5, आप 37 बटे 5 भी लिख सकते, सॉरी 50 भी लिख सकते हैं। 38 बटे 50 लिख सकते हैं,
39/50 लिख सकते हैं। जो भी संख्याएं आपके मन में आए वो आप बता सकते हैं। अब दोस्तों ये जो संख्याएं में दिख रही हैं 31/50, 32/50, 33/50, 37/50, 38/50, ये सारी की सारी संख्याएं जो हैं हमारी इन दोनों के बीच की संख्याएं होंगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। ठीक है, अगर आपको कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट में जरूर लिखें दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं अपने अगले सवाल को। दोस्तों जो सवाल मैं यहां पे करा रहा हूं, कोशिश करिएगा कि आप पहले उन्हें खुद सॉल्व करें, और ये जितने भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे, आपसे निवेदन है कि अपने नोट्स जरूर बनाते रहें, ये आपको बहुत ही काम में आएंगे। अगला है दोस्तों हमारे पास, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, पहला पॉइंट जो दिया है वो है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों अगर ये कथन सत्य है तो आप कमेंट में सत्य टाइप करें, ट्रू लिख सकते हैं, और अगर ये असत्य है तो आप कमेंट में हमें फॉल्स कमेंट करें। मैंने आपको सारी जानकारी संख्याओं के बारे में दी है, जितना आपने अभी तक जाना है दोस्तों आप उसे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर सत्य है तो क्यों सत्य है, असत्य है तो क्यों सत्य है, ये भी आप हमें बता सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो देख लेते हैं। सॉरी, इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है? इसका आंसर दोस्तों मैं आपको दे देता हूं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, यह कथन हमारा असत्य है। क्यों है जान लीजिए। इसने बोला है दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमारे जो पूर्णांक होते हैं दोस्तों वो माइनस, शून्य और प्लस तीनों ही रूप में हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों वो केवल होती है हमारी 0 या प्लस की वैल्यू। पूर्ण संख्याएं हमारी कभी भी माइनस में नहीं होती हैं, इसीलिए यह कथन हमारा असत्य हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है इसमें हमारा, उसको भी हम देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अगला कथन है दोस्तों, परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यह भी हमें बताना सत्य है असत्य है। दोस्तों यह कथन भी हमारा जो है असत्य हो जाता है। क्यों है, क्यों होगा दोस्तों असत्य? इसने बोला प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्या को जो है हम p/q के रूप में लिखते हैं, और जहां पे q बराबर 0 ना हो, p और q जो है पूर्णांक हो। लेकिन पूर्ण संख्या की कंडीशन है जो 0 से शुरू होती है और हमारी अनंत तक जाती है, और सारी की सारी वैल्यू जो है हमारी धनात्मक होती हैं, 0 होंगी या धनात्मक।
ये जो है हमारे प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है दोस्तों वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो यह जरूरी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इस सवाल का आंसर हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे चैनल पे जोड़िएगा। जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।